Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये मैकेनिक्स आपकी अब फिजिक्स की ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले आप जो भी पढ़ रहे थे डेट वाज काइनामेटिक्स, और अभी काइनामेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन जो मैंने काइनामेटिक्स में आपको नहीं कराया है। मोशन इन प्लेन में उसको मुझे कराना चाहिए था क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आपका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, बट मैं आपको मैकेनिक्स में करवाऊंगा सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट, जिसमें मैं आपको वर्टिकल सर्कल भी करवाऊंगा और हॉरिजॉन्टल सर्कल भी करवाऊंगा। तो इसलिए हमने उस पार्ट को मैकेनिक्स में ऐड कर दिया है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सर्कुलर मोशन अपने आप एक अलग से सेगमेंट है। तो इसलिए आज से हम शुरू करेंगे बच्चों मैकेनिक्स, और अब से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन रखनी है, एक्स्ट्रा अटेंशन रखनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। जो भी मैं करवाऊंगा, जैसा भी करवाऊंगा, नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर्स को मैं स्लो रखूंगा, थोड़ा फास्ट नहीं मूव करूंगा, और जो भी आपको काम मिले आपने डेली बेसिस पे करना है जैसा कि आप करते आए हो। ठीक है बच्चों, मैं अपनी क्लासरूम रिकॉर्डिंग ही आपको एज अ मतलब यूट्यूब पर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आए कि आप भी क्लासरूम का ही पार्ट हो मेरे। तो मेरे चैनल को आपने अब तक बहुत सपोर्ट दिया है। शुरू के जो 4 लेक्चर्स गए, कुछ नए लोग मुझसे जुड़े, नए स्टूडेंट्स जुड़े, तो आपका थैंक यू। आप इन वीडियोस को शेयर कर रहे हो, इनको प्यार कर रहे हो, इनको सपोर्ट कर रहे हो। तो बच्चों आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, और एक हेडिंग तो जरा सुंदर सी, मैकेनिक्स एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलो आज का जो टॉपिक है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एक नया चैप्टर है। अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे बच्चों कि काइनेमेटिक्स में आपको सिर्फ ये बोला गया था कि भाई कोई गाड़ी है जो मूव कर रही है, राइट, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी लाइक v एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस इन t। बट जो भी आपने पढ़ा, जैसा भी आपने पढ़ा, आपने सिर्फ इफेक्ट को पढ़ा। अगर मैं पूछूं कि इसका कोज क्या है तो आपको नहीं पता था कोज अब तक, कि गाड़ी के चलने के पीछे का एक्चुअल में साइंस क्या है, कौन सा फोर्स उसको मूव कर रहा है, गाड़ी रुक क्यों रही है, गाड़ी में रिटार्डेशन क्यों आ रही है, राइट। बट जो हम अब फिजिक्स की ब्रांच पढ़ेंगे इसमें हम सिर्फ कोज को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इफेक्ट को भी जानेंगे साथ साथ, right? तो mechanics is basically that branch of physics in which you will deal about the forces, various type of forces which is causing motion in body. That is clear? अब सबसे पहले जो शुरुआत होगी, जैसे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो अपने को ना ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि फोर्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं तो हमको ये पढ़ाया गया था अब तक फोर्स का मतलब कि इट इज push and pull that can change state of body। यहाँ पर state of body का मतलब solid liquid gas नहीं है। यहाँ पर state of body का मतलब क्या है कि भाई अगर बॉडी कोई इनिशियली u इज इक्वल टू 0 यानी कि रेस्ट पर है, और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो डेफिनेट सी बात है कि भाई वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, किसी भी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गई है। यहाँ पर ये नहीं कि वो लिक्विड से सॉलिड बन गई है, सॉलिड से गैस बन गई है। और अब मुझे इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है एक्चुअल में, +1 जब आप पढ़ रहे हो तो मुझे इसको ये नहीं बोलना चाहिए कि पुश और पुल, मैं सिर्फ ये बोलूँगा इसको रिप्लेस करके वर्ड को कि इट इज़ कोज। फोर्स क्या है? कोज है। किस चीज़ का कोज है? जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है। अगर मैं सपोज करो एक बॉल को अगर फेंकूंगा, अभी इनिशियली बॉल मेरे हाथ में रेस्ट पर है, तो मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको u से v वेलोसिटी देने में। अरे यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर फुटबॉल है और यहाँ पर सपोज गोलकीपर खड़ा है। अब यहाँ पर जो पर्सन होगा जब इसको किक करेगा फुटबॉल को, इनिशियली u इज इक्वल टू 0, जब ये किक करेगा तो क्या इस पर फोर्स अप्लाई करेगा? अरे किक करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये बॉल जाएगी सीधा सीधा गोलकीपर के पास। अब गोलकीपर के पास जाएगी तो गोलकीपर को भी क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। एक ने रेस्ट से मोशन में लेकर आया है बॉल को, और एक पर्सन मोशन से रेस्ट में लेकर आया, यानी कि फोर्स दोनों तरह से काम करता है। ये किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है इससे, और मोशन से रेस्ट में भी, दोनों चीज़ें पॉसिबल है इससे। ये बात सबको क्लियर है? ओके, चलो तो इसके बाद थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं।
तो अपने को बस एक वर्ड जो था रिप्लेस करना था कि फोर्स इज बेसिकली कोज, इट इज नॉट अ पुश और पुल, इट इज बेसिकली कोज दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अच्छा, अब बेसिकली आप ये पढ़ते आए हो कि जो इसकी एसआई यूनिट है, ये आपने 9th क्लास में पहले पढ़ रखा है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इस सब चीज़ को डिस्कवर किया था। एक्चुअल में इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी मैकेनिक्स है वो कहीं ना कहीं न्यूटन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लाइक उसके 3 लॉज के ऊपर बेस्ड है, एक्शन रिएक्शन, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर। तो इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। कोई अच्छी बुक खरीदोगे जब, मतलब फॉरेन लैंग्वेज की, तो उसमें इसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की? डाइन्स। और रिलेशन की बात करूं, 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। ठीक है, ये रिलेशन है। और ये रिलेशन हमने ड्राइव भी किया था जब मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था। अभी भी ड्राइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने सिस्टम 1 सिस्टम 2 लिया था, मैंने बोला था एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करो। इतना पढ़ने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? बताओ। वेक्टर है फोर्स ऑब्वियसली। अरे यार, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बताता हूं अभी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई प्लीज ओपन द डोर, और डोर ओपन करने का एक ही तरीका है कि डोर को बाहर की तरफ आपने खींचना है, इस तरह से। अब उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए ना डोर ओपन करने के लिए। क्या अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ, तो हो सकता है 50% चांस कि आप गलती कर दो। दरवाजा खुलना तो बाहर की तरफ था, लेकिन आप उसको अंदर की तरफ खोल दो, है ना। तो अल्टीमेटली, अच्छा ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझो कि सपोज करो मैं कैरम बोर्ड खेल रहा हूं, यहां पर कोई क्वीन है और यहां से मुझे हिट करना है। अब मुझे क्या, अगर इसको यहां पर इस पर्टिकुलर होल के अंदर डालना है, तो शायद मुझे हो सकता है यहां पर फोर्स लगाना पड़े एग्जैक्ट। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके यहां पर कर दूंगा तो क्वीन यहां पर जाएगी, लेकिन अगर मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर हिट करूंगा तो ऑब्वियसली शायद यहां पर चली जाए। तो फोर्स की एक डायरेक्शन है, वो बहुत मैटर करती है। अरे फोर्स की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। जब भी डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट चेंज हो जाए तो आप उस क्वांटिटी को क्या बोलोगे आप, कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर पढ़ा था। इसका रीजन क्या था, मैं बताता हूं इसका रीजन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब था शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कवर होगा? देखो, अगर मुझे जाना ही इस पर्टिकुलर बी कॉर्नर पर है सी से, तो मैं ऑब्वियसली हमेशा 45 डिग्री का ही एंगल चूज करूंगा वहां जाने के लिए। अगर मैं 30 डिग्री का एंगल चूज करता हूं तो मैं कभी भी यहां नहीं पहुंचूंगा, मैं यहां पहुंच जाऊंगा इस जगह पर। अगर मैं इससे कम एंगल चूज करता हूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि मेरे लिए डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि मुझे एक्चुअल में जाना कहां पर है, या मैं जहां पर इफेक्ट चाहता हूं कि मेरा इफेक्ट वहां पर मिले, तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक एंगल चाहिए। फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती है। 2 चीजें नहीं, 3 चीजें बता रहा हूं अब। पहली चीज, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, ये बात सबको पता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। एक और चीज है जो फोर्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, बताओ क्या? सोचो। हाँ जी, एंगल तो चलो डायरेक्शन में आ गया एक तरह से। एक और चीज बहुत मैटर करती है फोर्स के केस में, जैसे कि अभी मैं आपको एक डेमो भी देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि एक सैनिटाइजर पड़ा है किसी बच्चे का, मैं इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, एक और चीज मैटर करती है, डेट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि आप किस पॉइंट पर बॉडी के फोर्स लगा रहे हो। हालांकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ना है, अभी तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, पता होना चाहिए आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसके यहां पर बेस पर फोर्स लगाऊं तो हो सकता है इस F1 फोर्स से वो स्लाइड हो। अगर मैं उसके मिडिल में फोर्स लगाऊं तो हो सकता है इस F2 फोर्स से भी ये बॉडी
स्लाइड हो। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं, यहां पर F3, तो इससे इस बॉडी के अंदर क्या आएगी, हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक थीटा एंगल पर क्या आएगी, रोटेशन आएगी, तब ये स्लाइड नहीं होगा। ये आप आजमा के देख लेना, ऐसा ही होगा कि पानी की बोतल रखना, पानी की बोतल को नीचे से फोर्स लगाना, वो स्लाइड करेगी, मिडिल से फोर्स लगाना तब भी स्लाइड करेगी। जैसे ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करोगे और ऊपर टॉप पे ले जाओगे तो वो क्या करने लग जाएगी, ऐसे गिरने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। अब यहां पर देखो, इस F3 फोर्स से मुझे यहां पर लीनियर इफेक्ट नहीं देखने को मिला, कोई लीनियर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये बात बिल्कुल इजीली बोल सकता हूं कि भाई फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन पर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर। क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं, राइट, और इसी लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या सही है सब कुछ? अब तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी इसमें नया नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि हमने किन फोर्सेज को पढ़ना और क्या क्या टाइप्स के फोर्सेज है। इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ, नोट्स मेरे पास है, आप नोट्स ले लेना मुझसे, ठीक है। देखो, अगर मैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात करूं तो हमारे पास फंडामेंटल बेसिकली 4 फोर्सेस होते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो यहां पर मैं फोर्सेस को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर भी मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। देखो मेरे पास यहां पर भी मैंने 4 कैटेगरी से बना रखी है अपने अकॉर्डिंग। या तो मैं फोर्स को बोल सकता हूं कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अपने माइंड में ना एक बार एग्जांपल सोचो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, या मैं ये बोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स की फोर्स क्या है, बहुत वीक है। या मैं बोल सकता हूं मैकेनिक्स के बेसिस पर नहीं, बट एक कैटेगरी दे सकते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह का फोर्स है और इसको हमने पूरा +2 में इस पर हमने 10-15 लेक्चर पढ़ने हैं, ठीक है। अब सुनो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जहां पर बॉडी को एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आप उस मोशन को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला और कॉमन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सन के बीच में कोई धागा नहीं बंधा हुआ जिससे सन मतलब अर्थ को घुमा रहा है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। और बताऊं फोर्सेस कौन कौन से बताऊं? कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जब किसी स्केल को रब किया था बालों से तो उसने कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया था? क्या आपको चिपकाने की जरूरत पड़ी थी? वो तो अपने आप चिपक गए थे ना, अपने आप अट्रैक्ट हो गए थे। मैं थोड़ा सा दूरी पर रखा था लेकिन अपने आप अट्रैक्ट हो गए। तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में होगा, अभी मैं इसको भी डिटेल में बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और फोर्स भी है जो नॉन कॉन्टैक्ट है, बताओ क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैग्नेटिक फोर्स कैसे नॉन कॉन्टैक्ट है। आप एक काम करो, आप एक छोटे से नॉर्थ साउथ पोल वाले मैग्नेट को एक बहुत बड़े मैग्नेट के पास रखो। अब ये नॉर्थ पोल आपस में कभी टच नहीं करेंगे। हल्का सा अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी आगे भागने लग जाएगा। बिना टच करे क्या फोर्स का इफेक्ट देखने को मिल रहा है? तो इसको भी बोलूंगा मैं मैग्नेटिक फोर्स है, इसको भी बोलूंगा मैं मैग्नेटिक फोर्स है ये। अच्छा, इन तीनों फोर्सेस की एक खास बात और बता रहा हूं मैं आपको। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कभी भी डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो हमेशा फील्ड बनाकर फोर्स लगाते हैं। दे विल क्रिएट द फील्ड एंड देन दे विल अप्लाई फोर्स थ्रू दैट फील्ड। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड सुना है कभी? अरे सुनोगे ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुना होगा कहीं ना कहीं, और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी सुना होगा, राइट। तो जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उनके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक मैं लिख देता हूं यहां पर, दे क्रिएट्स फील्ड एंड थ्रू दैट फील्ड दे अप्लाई फोर्स। क्लियर है बात ये वाली? अच्छा, एक और इनमें खास बात है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं, अभी आपको ताकि पता हो। दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में लगेगा। जब भी अगर इस पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज के पास मास है, तो डेफिनेटली दे विल अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। जैसे कि आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स तो है नहीं, तो इसलिए मैं क्या एरो बना रहा हूँ, अट्रैक्टिव। दिस इज बेसिकली सिंबल ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो ये जो देखो, ये अगर एरो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर कभी भी मैं एरो ऐसे बना रहा हूँ, इस तरह से एरो बनाता, अगर मैं मान लो कि ये दो चार्जेस ले रहा हूँ, तो अब एरो देखो राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेकिन इसका मतलब भी क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि रिपल्शन है कि ये Q2 अभी रिपेल करे, इसलिए दूर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यहां पर M क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था इसको, यानी कि बॉडी 1, मतलब बॉडी 2 बॉडी 1 को अट्रैक्ट कर, इसलिए फोर्स डायरेक्शन ऐसे इसकी। और ये वाला जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो एरो देखो कैसे अंदर की तरफ है। तो अपने को इन एरोज का भी ध्यान रखना है, वो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, बट अभी मैं जो बता रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है दो मैग्नेट्स के बीच में लग सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है क्या, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने लगूं, तो ये आता है आपके पास F इज इक्वल टू G_m1m2/r²। ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा जरूर। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। यानी कि अगर मैं इनको बीच के डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो ये 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स। दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं कुलुम इसकी बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या +2 में पढ़ोगे, तो ये वाला फोर्स भी बेसिकली क्या होता है, KQ1Q2/r²। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं चार्जेस के बीच के सेपरेशन को डबल कर दूं, तो उनके बीच का फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक मैं फील्ड आपको जब पढ़ाऊंगा, तो ये पढ़ाऊंगा कि जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर तो चलो कहीं नहीं लगा रहा हूं, ये किसके इक्वल होता है, KID, ये डी भी लगा लेता हूं यहाँ पर, K आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। मतलब ये फॉर्मूला आपको भी इग्नोर करना है, क्योंकि ये +2 में पढ़ोगे। अभी आप बस किस चीज़ पे फोकस करो, इस r² और r² पर, कि तीनों के तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इस देखो, जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो सिंपल सी बात ये होती है कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, तो वो फोर्स कम होगा हमेशा। जैसे कि बॉडीज को, अब मैं बोलूँ अगर अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डेफिनेटली कम है, जो कि मरकरी और सन के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि मरकरी सन के ज़्यादा क्लोज है। समझ पा रहे हो उस बात को? ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इतना डिटेल में से पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसको, क्योंकि ये सभी चीजें आप देखो, ये पूरा चैप्टर है 15 लेक्चर्स का, ये पूरा चैप्टर है 23 लेक्चर्स का, जब मैं आपको अगले साल पढ़ाऊंगा +2 में, और ये भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है +2 के अंदर। इसलिए हमने सिर्फ इस चैप्टर में किनको पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स आपका जो है पूरा मैकेनिक्स में रोल प्ले करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ सकता है, देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके पास आ सकता है नॉर्मल रिएक्शन, ये मैं बताता हूं अभी कि क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके पास और क्या आ सकता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्या आ सकता है आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स जनरली किसके अंदर होता है, स्प्रिंग्स के अंदर होता है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3-4 चीजें जो आप पढ़ोगे। वीक फोर्सेस क्या होते हैं, वेंडरवल फोर्सेस, ये आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में होता है। पार्टिकल्स आपने पढ़ा होगा कि लाइक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर इन रैंडम मोशन। तो वो जो रैंडम मोशन और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो वेंडरवल फोर्सेस है। क्लियर है? बिल्कुल वीक है, बिल्कुल आप क्या मतलब हाथ भी आर पार कर सकते हो के अंदर, तो मैं वेंडरवल फोर्सेस उनको बोलता हूं। न्यूक्लियर फोर्स तो अपने आप में आप डिफाइन करते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चीजें हम पढ़ेंगे +2 के अंदर, इतना जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या है। कि आपने ये देखा होगा कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और एक न्यूट्रल न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड है, और इसका तभी एक एग्जिस्टेंस है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो कोई एटम की एग्जिस्टेंस ही ना हो।
आप जनरली क्या पढ़ते हो वैसे, न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। बट ऐसा देखा जाता है कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से कम होगा, या मैं बोल दूं कि जब भी दो प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर एटम को आइडेंटिटी देंगे। अगर यहाँ पर देखो, एक्चुअल में आपने ना ये सुना होगा कि भाई कोई डीके हो रहा है, बड़ा एलिमेंट स्प्लिट हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, उसका रीजन पता है क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ पर होती है? यूरेनियम 230, मतलब यूरेनियम बहुत बड़ा, आपको अभी फिलहाल नहीं पता होगा शायद, यूरेनियम का नाम सुना है सबने? यूरेनियम एक बहुत हैवी स्पीसीज है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं उसके न्यूक्लियस की बात करूँ, उसके अंदर 238 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, या मैं बोल दूं 238 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है फिलहाल। अगर एक ही घर में इतने सारे लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। जनरली जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इतने से कम डिस्टेंस पर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को 10⁻⁻12 से कम कर दूं तो यही जो पॉजिटिव पॉजिटिव है हाईली रिपल्सिव हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम क्लासरूम की बात करें, अब इस क्लासरूम में हम अगर 5 लोग हैं, अगर यहाँ पर 10 लोग और एंटर हो जाए तो हमारे बीच का जो स्पेस है वो ऑब्वियसली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बीच में स्पेस है। जैसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स ऐड होना स्टार्ट होंगे तो जो जो प्रोटॉन की जो मतलब बीच का जो स्पेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रांगली रिपल्सिव, और तभी जो ये बड़ा एलिमेंट होगा ये क्या डीके करना स्टार्ट कर देगा, जिसको आप बोलते हो रेडिएशंस निकालना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यही रीज़न है कि यूरेनियम जैसे सब्सटेंस ही आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत डिटेल बात है, मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ाऊंगा। अभी जो मेरा बेसिक मतलब यहाँ बात ही समझाने की वो ये थी कि भाई हाँ, ये हमारे पास एक कैटेगरी है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ गया, वीक फोर्सेस ये हो गए, न्यूक्लियर फोर्सेस। हमने सिर्फ इस पे फोकस करना है इस पूरे चैप्टर में, और ये मैं बहुत डिटेल में अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार देख लो जरा इसको कि कैसे हमने इनको पढ़ना है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर पूरा का पूरा आपके पास एक चैप्टर आएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे, बट जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं ये बात करूं कि भाई कोई भी सरफेस है, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई बॉडी रखी हुई है ऐसे, तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि इस पर एक फोर्स लग रहा है जो इसको हमेशा ग्राउंड पर चिपका के रखेगा, डेट इज mg। ये सब ने 9th क्लास तक पढ़ा है कि भाई मैं क्यों खड़ा हूं यहां पर, क्योंकि मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मेरे ऊपर ये फोर्स ना लगे तो मैं यहां पर टिके ना हुआ तो ऊपर उड़ने लग जाऊंगा, जैसे कि स्पेस में होता है। अगर मैं स्पेसशिप में जाऊंगा, मेरे ऊपर mg की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर g की वैल्यू इनफैक्ट क्या है? 0 है। मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन वो ऐसे नीचे की तरफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास अर्थ का इफेक्ट है ना। यार देखो, सुनो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जब भी कोई सैटेलाइट या रॉकेट है, अगर मुझे उसको बाहर भेजना है अर्थ से, तो मुझे स्ट्रांगली क्या करना पड़ता है? नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है ताकि ये ऊपर की तरफ उड़ता रहे। ये मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा कब? जब मैं एक्शन रिएक्शन पेयर बताऊंगा, न्यूटन थर्ड लॉ बताऊंगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये समझो ना, जब तक कोई भी चीज अर्थ के सरफेस के ऊपर है या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तब तक उसको बाहर निकालने के लिए अपने को क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक बार ये स्पेस में चली गई, मान लो ये सैटेलाइट यहां पर चली गई, अब क्या होगा? अर्थ इसको अट्रैक्ट तो करना जा रही है, लेकिन इसके पास इसकी फ्री मूवमेंट है। ये कैसे जाना चाहिए? हमेशा ऐसे सीधा, लेकिन अर्थ फिर अट्रैक्ट करेगी, फिर सीधा, फिर अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये कभी सीधा नहीं जा पाएगी और ना कभी अर्थ की तरफ आ पाएगी। लेकिन ये कैसे घूमने लग जाएगी? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लग जाएगी। ये मैकेनिज्म है। देखो, अगर मान लो, सुनो, सीधी सी बात है, अगर मैं तेजी से भागने लगूं और यहां से क्या एक रस्सी बंधी हुई है मुझसे, तो मैं जब भी भागूंगा मेरी डायरेक्शन होगी हमेशा लीनियर सामने की तरफ, लेकिन रस्सी मुझे कहाँ खींच रही है? अंदर की तरफ कॉन्टिन्यूसली, या मैं बंधा हुआ रस्सी से। तो जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, उस रस्सी की वजह से मैं हमेशा एक सर्कुलर मोशन में टर्न हो जाऊंगा इस तरह से। यही सैटेलाइट के साथ है या यही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ है। लेकिन ये अर्थ के बाहर की बातें हैं,
यहाँ पर कंसेप्ट कुछ और है। अभी हम बात करें सरफेस की, तो जब भी अभी हम पढ़े ना नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन को देखो कई तरह से डिफाइन कर रखा है। अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो वहां पर एन से डिनोट कर रखा है इसको, और कई बुक्स में इसको डिनोट कर रखा है आर से। तो आप कोई मर्जी सिंबल चूज कर लो, लेकिन पूरे चैप्टर में एक ही सिंबल रखना है, तो एन या आर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अब अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि भाई ये एम जी यहां पर लग रहा है, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होगी हमेशा? जैसे कि अब आपके सामने ये टेबल पड़ी है, टेबल का एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, इसके अंदर वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 कब हो सकते हैं? जब इस पर कोई फोर्स ना लगे बेसिकली। अरे एक्सेलरेशन 0 तब होगा ना जब कोई फोर्स ना लगे। तो नेट फोर्स को 0 बनाने के लिए हम एक फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बॉडी जो ग्राउंड पर फोर्स लगा रही है दैट इज एम जी, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको बैलेंस करने के लिए जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो ग्राउंड है, ये इसको क्या लगा रहा है ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैंने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन, ताकि मैं ये बोल सकूं कि भाई दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं और हमेशा एक्सेलरेशन 0 है, और दोनों की डायरेक्शन भी हमेशा हमने क्या लेनी है, देखो 180 डिग्री पर। तभी तो मैं बोलूंगा ना कि आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है? अगर मैं ये यहां पर ड्रॉ नहीं करता तो इसका मतलब ये बॉडी कभी जंप नहीं कर सकती। अरे यार, अगर मैं मान लो अपना नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ ना करूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मैं सिर्फ अर्थ पे वेट, मतलब मैं अपना वेट अर्थ पे लगा रहा हूं। यार सीधी सी बात है, जब मैं अर्थ पे जंप करता हूं तो मुझे क्या पैरों में दर्द होता है? क्या मुझे फील होता है कि भाई अर्थ ने मुझे क्या ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करी? या जब बॉल को आप ड्रॉप करते हो, अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, बॉल जब सरफेस से टकरा रही है, अगर अर्थ कोई फोर्स ना लगाए तो ये बॉल तो यहीं चिपक जानी चाहिए। अगर अर्थ कोई फोर्स नहीं लगा रही तो बॉल तो चिपक जानी चाहिए यहां पर, बट ऐसा तो नहीं होता। इसलिए हम एक इमेजिनरी फोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, हम एक फोर्स को यहां पर कंसीडर करते हैं कि जो अर्थ या कोई भी सरफेस जो इस बॉडी के टच में आ रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसको बोला मैंने नॉर्मल रिएक्शन। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो जरा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर मैं इसी बॉडी को सर्कल के यहां पर रख देता, मान लो सर्कल बना दिया मैंने इस तरह से, राइट, और ये सेंटर है। अब आप नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, जब भी आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस हो तो उसको कंप्लीट एक सर्कल की फॉर्म में बनाओ रफली एक, और इस बॉडी का वेट mg तो ऐसे एक्ट कर रहा होगा, है ना, mg तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे काउंट लेंगे हम? इसके परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसको देखने का एक ही तरीका, इसको एक्सटेंड करो। अगर ये आपकी एक्सटेंडेड लाइन सर्कल के सेंटर में से पास हो जाए तो यानी कि ये हमेशा 90 डिग्री पर है। अगर ये यहां पर होता है इस जगह पर, तो यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करो, स्ट्रेट लाइन बना लो, तो यानी कि अब ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। क्लियर? यहां पर होगा तो यहां पर देखो कैसे होगा, मतलब सेंटर में से ऐसे निकलना चाहिए, तब ये ऐसे होगा। क्लियर है? तो जब भी किसी सर्कुलर सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है कि भाई वो जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो सेंटर में से पास करनी चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, ये यहां पर, अच्छा यहां पर देखो mg ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस नहीं कर रहा है, यहां पर mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, या तो cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि भी मैं कौन सा एंगल चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब इस पर भी आएंगे हम। जैसे कि अगर मैं किसी बॉडी को अगर इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस कर दूं, यहां पर इस तरह से, मैं बोलूं कि यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, तो थिंक अबाउट कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा। मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन मुझे कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस। लेकिन इसका mg कैसे एक्ट कर रहा है? mg तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, है ना, mg तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। और ये वाला कंपोनेंट आपको लेना सिखाया था मैंने वेक्टर्स में, ये क्या होगा आपका हमेशा mg sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका? mg cos थीटा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि r इज गेटिंग बैलेंस बाय mg cos थीटा। इसकी वजह से ये बॉडी सिर्फ स्लाइड करेगी। अरे यार देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि r और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यानी कि जब भी ये ब्लॉक स्लाइड होगा तो ये ब्लॉक कभी ना ऊपर उठेगा
ना इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, यानी कि इसके अंदर हमेशा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगी। तभी यहां पर बोल रहा हूं कि आर एम जी कोस्ट, जैसे कि कभी आपने नोटिस किया हो जो स्लाइडर झूला होता है ऐसे, अगर यहां पर कोई बंदा स्लाइड कर रहा है तो उसका यहां पर एक कंपोनेंट होगा और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहां पर अब फोर्स का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोस्टल ले रहे हो कि साइन थीटा ले रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे ये झूला झूला और आप हवा में उड़ने लग गए, यहां पर ना आप बाहर जा सकते ना आप इस झूले के अंदर जा सकते। क्यों? क्योंकि आप पर कॉन्टिन्यूसली क्या लग रहा है, एक इक्वल एंड अपोजिट पेयर लग रहा है जो आपको हमेशा इससे चिपका के रखेगा और स्लाइड कराएगा। अगर यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके अंदर धंसना स्टार्ट हो जाओगे, यही होगा इसका मतलब। इसके अंदर आपको क्या और ज्यादा आपको क्या ऐसा लगेगा कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा दबा रही है और आप झूले के अंदर जा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे होगा कि लाइक किसी की गर्दन पकड़ी मैंने और उसको क्या ऐसे दीवार से चिपका दिया और उसका दम घुट रहा है। क्लियर है? तो यहां पर आपको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा कि झूले का जो सरफेस है वो आपको ऊपर की तरफ सपोर्ट करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन एमजी आपको क्या नीचे की तरफ। क्लियर? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल रिएक्शन कि भाई आपने अगर वेट को या किसी बॉडी को बैलेंस करना है और वो सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो आप कंसीडर करते हो नॉर्मल रिएक्शन। थिंक अबाउट कि अगर सरफेस ना हो तो क्या है हमारे पास ऑप्शन। इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल, नोट्स मुझसे ले लेना अभी या मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अभी बस कंसेप्ट को समझो जरा, बिल्कुल बेसिक से मैकेनिक्स का ये। अगर मैं बोल देता हूं कि भाई हमने इसको सरफेस से उठा दिया, इस ब्लॉक को सरफेस से उठा दिया, सरफेस तो ये रहा नीचे, क्या अभी भी एमजी नीचे एक्ट कर रहा होगा? अरे एमजी तो अभी भी नीचे एक्ट कर रहा होगा। सरफेस उठा दिया, एमजी तो नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसको मैं हवा में ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। हवा में कोई चीज तैर तो सकती नहीं अंटिल कि मैं कोई बहुत बड़ा मैजिशियन ना हूं, और मैजिशियन भी उनके पास पावर्स तो होती नहीं, वो भी एक ट्रिक होती है कहीं ना कहीं। तो एक और हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, दैट इज टेंशन। टेंशन जनरली किस में हो सकती है? एक धागे में हो सकती है, एक रोड के अंदर हो सकती है, ये इन फ्यूचर ये कॉम्पिटिटिव में आता है, रोड और चेन, चेन के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तीन चीजें, स्ट्रिंग, रोड और चेन। स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट सारा सीबीएसई में चलेगा और कॉम्पिटिटिव में भी चलेगा, लेकिन मोस्टली आपका चलेगा इसमें सीबीएसई में। रोड और चेन वाला चलेगा प्योरली कॉम्पिटिटिव में, कि रोड के अंदर टेंशन आ गई, रोड को खींच रहे हो, वो पढ़ेंगे इन फ्यूचर अभी। तो कैसे हम टेंशन को डिफाइन करेंगे? देखो, जब भी किसी फिक्स रिजिड सरफेस से मैं किसी धागे को ऐसे लटकाऊंगा और उससे इस ब्लॉक को बांध दूंगा, ठीक है, अब क्या ये रेस्ट पर रहेगा? ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा ना, ब्लॉक है टंगा रहेगा। अब पंखा है, पंखा रेस्ट पर है, पंखा अपने एक्सिस पर घूम रहा है, लेकिन ओवरऑल देखो तो रेस्ट पर है। तो अब यहां पर जो इसका एमजी एक्ट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए अब आपको नॉर्मल रिएक्शन यूज नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कब है? ओनली इफ सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी। और ये स्ट्रिंग वाला या टेंशन फोर्स कब है? जब किसी बॉडी को धागे से लटकाओगे या धागे से हॉरिजॉन्टली बांध दोगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जो इसको बैलेंस करने के लिए, देखो अगर ये एमजी नीचे लग रहा है तो टेंशन कहां पर लगनी चाहिए? ऊपर की तरफ। तो इसको मैं टी से डिनोट कर दूंगा कि यहां पर टी और एमजी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऑन द सेम लाइन लाई करेंगे यहां पर, राइट। इसको मैं और क्या बोलता हूं, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, अगर आपको पता हो, कि जो सेम स्ट्रेट लाइन पर एक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि फिक्स सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक लटकाया, यहां पर एक ब्लॉक लटकाया, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब देखो सिचुएशन क्या होगी, जब भी आप स्ट्रिंग चेंज कर दोगे तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक ही स्ट्रिंग थी तो टेंशन को मैंने टी लिख दिया। यहां पर कितने धागे हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, दो धागे हैं, तो इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर T1, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? T2। अब ये कितना एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ? M2 जी।
ये कितना एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, m1g एक्ट कर रहा है, मतलब इसको मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था वैसे, और यहीं ड्रॉ करना चाहिए, समझ पा रहे हो? तो स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। तो बेसिकली टेंशन है क्या? टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which develops in a string whenever a mass is hanged with a string। तो यहां पर टेंशन कौन पड़ेंगे? क्लियर है बात ये वाली? ठीक है, चलो। नाउ देर इज वन मोर कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स जो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्प्रिंग के अंदर। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्प्रिंग्स को, स्प्रिंग के पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कॉम्पिटिटिव। देखो समझते हैं इस कंसेप्ट को, है ना। अगर मान लो यहाँ पर कोई फिक्स सरफेस है, दीवार है मान लो, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस कोई, इस दीवार के साथ अगर मैं स्प्रिंग को बांध दूं, बहुत मजबूत स्प्रिंग है, और यहां पर एक ब्लॉक है। थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि अगर मैं इस ब्लॉक को अंदर की तरफ बहुत स्ट्रांगली पुश करने लग जाऊं, पुश करूंगा, पुल तो नहीं करूंगा ना, पुश करने लग जाऊं, मैं बोल सकता हूं कि मेरे एफ अप्लाइड की डायरेक्शन क्या है? मेरा एफ अप्लाइड कहां पर है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। अब माइनस आई कैप तो मुझे बताने की जरूरत नहीं किसी को, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो स्प्रिंग है, ये देखो स्लाइटली कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन ये कहां पर फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या चाहता है कि चीजें पहले जैसी हो जाए, रिस्टोर। ये किसको कर, रिस्टोर कर रहा है फोर्स को। क्योंकि अगर मैं इसके लगाए गए फोर्स के बाद इस पर्सन को 2 मिनट के लिए हटा दूं और इस पर्सन की जगह यहां पर एक बॉल रख दूं, तो बॉल सामने की तरफ जाएगी बहुत तेजी से। ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, जैसे कि मैकेनिज्म है उसका भी, गन और बुलेट का भी। आपने वहां पर रिस्टोर करा, मतलब स्प्रिंग वाली अगर गन है कोई, जैसे आप बटन दबा दो स्प्रिंग से वो हटा और एकदम क्या, जो वो बॉल है वो एकदम सामने की तरफ तेजी से गई। तो इसको बोलता हूं मैं कि ये है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स always acts opposite to direction of applied force। इस सिनेरियो को अगर हम रिवर्स करके सोचे तब भी ये बात बिल्कुल वैलिड होगी। देखो फिक्स सरफेस है, ये ब्लॉक है यहां पर, और अब मैं जो अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं सामने की तरफ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं? अब मैं इसको पुल कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं। मेरे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अब आई कैप की डायरेक्शन में। जगह दो भाई इसको, आप मैं आगे आ जाओ, चेयर को थोड़ा सा पीछे कर ले, आप खड़े हो जाओ, इसे को पीछे कर ले। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं अपनी तरफ। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा या वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे चाहेगा कि भाई नहीं ये भी गलत हो रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अब क्या होगी ये। तो अगर यहां पर माइनस आई कैप था तो ये क्या था, आई कैप। यहां पर अगर ये आई कैप है तो ये क्या होगा, माइनस आई कैप। लेकिन ये बात बिल्कुल वैलिड है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक्ट करेगा। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्स। और इसको मैं लिख देता हूं एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस बताने लगा हूं आपको कि मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे इसको माइनस एक्स लिखना चाहिए। जैसे जब मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा था तो एक्स की डायरेक्शन क्या थी, अंदर की तरफ। अरे एक्स की डिस्प्लेसमेंट कहाँ थी, अंदर की तरफ थी। डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ थी तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, माइनस आई कैप। जब डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ थी तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ था,
तो दोनों के बीच में क्या साइन अपोजिट होना चाहिए? अगर फोर्स रिस्टोरिंग, यहां पर सॉरी, अगर रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो डेट मीन डिस्प्लेसमेंट क्या बाहर की तरफ है। जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर क्या लग रहा है? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं ब्लॉक को कहां खींच रहा हूं? बाहर की तरफ खींच रहा हूं। यानी कि यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहा हूं वहां पर बाहर की तरफ, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट कहां देना चाह रहा हूं? अंदर की तरफ, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है? बाहर। तो हमेशा आप इस रिजल्ट को क्या लिखते हो? माइनस के एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। और इसका ये मतलब ये भी तो हुआ ना कि जितना ज्यादा देखो सीधी सी बात है, देखो इससे ये भी पता लग रहा है, एक कंडीशन ये है कि मैंने इस ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ पुश किया तो रिस्टोरिंग फोर्स हो सकता है 5 न्यूटन डेवलप हो जाए। आपने तो पढ़ा होगा ना, जितना ज्यादा उसको कंप्रेस कर दोगे उतना ज्यादा वो तेजी से बाउंस बैक होगा। अरे यार ये तो बात बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं 20 सेंटीमीटर अंदर कर दूं तो शायद हो सकता है 50 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो जाए। जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ही स्प्रिंग ज्यादा उतना ही ज्यादा जो स्प्रिंग है वो फोर्स को रिस्टोर कर लेगा और आपको धकेल देगा तेजी से। कंसेप्ट तो सिंपल है, कार्टून्स में भी देखा होगा ये सब चीजें। दिस इज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स। और ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी हमने मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम चैप्टर के बिल्कुल सबसे पहले कंसेप्ट की, डेट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी को याद है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? कुछ इनर्शिया वगैरह ऐसा कुछ? सबसे पहला कंसेप्ट है चैप्टर का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। कोई आइडिया किसी को किसी तरह का? कुछ याद है? हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या है? चलो समझते हैं इस चीज को। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं जो 9th क्लास में पढ़ा आपने। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स ना अप्लाई किया जाए किसी भी बॉडी के ऊपर तो दो चीजें पॉसिबल है। बॉडी विल रिमेन in state of rest if it is already at rest। इस केस में बोल सकता हूं एक्सेलरेशन 0 रहेगी। अरे आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लग भी अभी, चलो अभी तो फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं ना कि कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ये बात भी ट्रू हो सकती है, बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट इज ऑलरेडी ऑलरेडी इन मोशन। अच्छा, क्या इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 होगी? सोचो, प्रोजेक्टाइल मोशन एक बार याद करो, मैंने बोला था कि एयर रेजिस्टेंस 0, तो जिसकी वजह से हमने ये पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पूरे रास्ते। एक बार 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, मतलब फेंका तो अपने एक एंगल पर था, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो पूरी जर्नी में वो 20 मीटर पर सेकंड रहा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? सेम कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अच्छा, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है जो मैंने लिखी है? इसमें एक मिस्टेक है, इस पूरी सिचुएशन में एक मिस्टेक है। ये 9th क्लास तक आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया पढ़ा है, 9th क्लास तक इसको हम ठीक बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है अभी भी। चलो अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूं, एक और सिनेरियो हम पढ़ते हैं। चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने, ये नहीं है कि हमने किसी बुक में कुछ पढ़ा और उसी को हमने सच मान लिया। प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, इफ फोर्स इज एक्टिंग, मैं बोल रहा हूं एक बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं, क्या तब भी ये बात वैलिड होगी? तब भी होगी। एक बॉडी पर 4 फोर्स लग रहे हैं और मैं तब भी बोल सकता हूं कि तब भी बात वैलिड है। ये नहीं, वीक फोर्स का कोई लेन देना नहीं है उसमें।
सोचे आपने डेफिनेशन को कैसे समझना है। ठीक है, बढ़िया। ये भी थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इस पर एक फोर्स लगाइए 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाइए 10 न्यूटन साउथ डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाइए 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाइए 10 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाइए 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाइए 5 न्यूटन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एक लगाइए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन और एक लगाइए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। इस बॉडी पर भाई कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस टाइम? 6 फोर्सेज नहीं 8 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। क्या बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है? भी प्रैक्टिकली जीरो है। जीरो क्यों? क्योंकि सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। तो क्या ये बात गलत है कहीं ना कहीं? इसमें तो ये बोला गया कि अगर कोई फोर्स ना लगे तभी चीजें पॉसिबल है, और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन तब भी जीरो है। अरे नहीं समझ आया क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस डेफिनेशन को आधार मान लूं तो ये बात कैसे डिफाइन करूंगा मैं? यहां पर तो बॉडी पर मल्टीपल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक क्या कई सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, क्योंकि सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है बात? अपोजिट है लेकिन एक्ट तो कर रहे हैं ना। लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है 9th क्लास तक? इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, राइट? अच्छा, अब एक और अलग एंगल से सोचते हैं हम, ठीक है? एक और अलग एंगल से सोचते हैं। ये तो हो गया चलो रेस्ट की कंडीशन की भाई हाँ फोर्स लग रहा है बॉडी रेस्ट पर है। एक और सिचुएशन है हमारे पास, अगर हम ऐसे बोले, सपोज करो कि ये पाइप है, ठीक है? ये पाइप है और यहां पर एक बॉल है। कॉन्टिन्यूसली ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाला सरफेस बॉल को नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और नीचे वाला सरफेस बॉडी को भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके पास इसकी हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी है, ये ऑलरेडी मोशन में थी, और सामने की तरफ एयर रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी। सामने से एयर रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। क्या अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है सामने की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी। अब इस पर बॉडी पर ऊपर नीचे दोनों जगह से फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इस पर देखो सामने की तरफ अभी भी इसकी वेलोसिटी तो अभी भी मूव कर रही है। द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी एंड स्टिल इट इज मूविंग। हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, और अगर कोई फोर्स ना लगे तो हमेशा वो मोशन में रहेगी। लेकिन यहाँ तो फोर्स लग रहा है, बॉडी फिर भी मोशन में है और सेम वेलोसिटी से मोशन में है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी जीरो है। तो मुझे इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं रिपेयर करने की जरूरत है। तो मैं इसको पता है क्या लिखूंगा? इसको मैं ये लिखूंगा कि if vector sum of all forces acting on body is zero, then acceleration, या ऐसा बोल दूं, then body will remain deaccelerated। deaccelerated समझ रहे हो कि उसके अंदर कभी एक्सेलरेशन नहीं आएगी। तो मुझे ना एक्चुअल में ये लिखना चाहिए वेक्टर सम अगर फोर्सेस का जीरो हो जाए, ये नहीं लिखना चाहिए कि फोर्स नहीं लग रहा, ये लिखना चाहिए कि वेक्टर सम जीरो है। वेक्टर सम का मतलब क्या होगा? मैं डायरेक्शन से डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर सकता हूं अगर अपोजिट और इक्वल है, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट बेसिकली स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं रब हो गया वेक्टर सम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, देन आई विल से बॉडी रिमेन डीएक्सेलरेटेड। और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या? बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और एडवांस रूप देना चाहो, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। समीशन का मतलब जानते हो, सभी फोर्सेस का सम जीरो। तो इसका मतलब ax भी जीरो होगा, ay भी जीरो होगा, az भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ना तो अलोंग x एक्सिस कोई एक्सेलरेशन है, ना अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन है, ना अलोंग z एक्सिस कोई एक्सेलरेशन है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये आपने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था और अब फिर अप्लाई करना सिखा रहा हूं। देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के हमारे पास कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि, अच्छा डेफिनेशन तो क्लियर होगी सबको, फर्स्ट लॉ को कैसे बोलना है। अगर टीचर आपको ये लिखवा रहा है जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, आप टीचर को चैलेंज कर सकते हो, टीचर को बोल सकते हो कि मैम फिर हमारे पास ये भी तो है, इसका क्या मतलब होगा। क्लियर है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। हाँ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको 9th में पढ़ाऊंगा, मैं 9th में ये वर्ड यूज तो नहीं कर सकता वेक्टर सम, ना बच्चों को पता होगा, ना मैं ये बोल सकता ax ay az। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूं, इफ देर इज मल्टीपल बैलेंस्ड फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी, देन देयर विल बी जीरो एक्सेलरेशन। बैलेंस फोर्स का मतलब जानते हो, ये अब 9th क्लास में पढ़ते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब ये कि अगर मैं यहां से 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो सामने से भी 10 न्यूटन लगेगा, तो मैं इसको बैलेंस फोर्स का नाम दे सकता हूं, बजाय कि मैं इसको वेक्टर सम बोल लूं। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलूं, अभी आपको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ये सभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट और आपने सभी में टेंशन निकालनी है। ठीक है, यहां पर ये दो ब्लॉक्स है, दिस इज m1 मास, दिस इज m2 मास, और हर केस में m1 10 kg है और m2 50 kg है। आपको हर केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, हर केस में। पहला एग्जांपल तो ये रहा, दूसरा एग्जांपल, ये m1 मास, यहाँ पर एक टेंशन T1 और यहाँ पर एक टेंशन T2, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी अपने क्या निकालना है, टेंशन T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। m1 का मतलब कितना है, 10 kg। यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पर है m2 मास। m2 का मतलब कितना है, 50 kg। यहाँ पर भी आपने टेंशन निकालनी है। इसको ट्राई करो जरा। ये तीनों क्वेश्चंस में कॉमन बात क्या है कि तीनों के तीनों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ना तो कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर ax जीरो है, ना कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन है, और az का तो कोई सवाल होता ही नहीं यहाँ पर पैदा, है ना, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या प्लेन में दे रखा है मैंने। अगर हम टेक्निकली देखें तो इनको करने का एक तरीका होता है, मैं यहाँ पर FBDs बनाऊंगा। अभी FBDs आपके लिए एक नई टर्म है। जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सोल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप कॉम्पिटिटिव में भी यूज करोगे और CBSE क्वेश्चंस भी इससे हो जाएंगे। आप पहला स्टेप जो फॉलो करोगे, इसमें जितने भी आपको मास नजर आ रहे हैं, मास को आप एक पॉइंट मान लो, और उस पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को मेंशन कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहां पर m1 को मैं एक पॉइंट मान रहा हूं, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है T1 जो मुझे नजर आ रहा है, और एक लग रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या लग रहा है इसके ऊपर, m1g, और एक और फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या लग रहा है, m2g। सही बोल रहा हूं मैं। सपोज करो यहां पर कोई पर्सन लटका होता और उसके यहां पर भी एक पर्सन लटका होता, तो मान लो अगर मैं एक तार से लटक जाऊं और मेरे पैरों में भी कोई पर्सन लटका हुआ है, तो मेरे जो इन बाजू में जो स्ट्रेन पड़ेगा वो सिर्फ मेरे मास की वजह से, मेरे वेट की वजह से नहीं पड़ेगा, नीचे वाले के वेट की वजह से भी पड़ेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि देखो, देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, ay जीरो है सिस्टम क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज इक्वल टू m1g प्लस
m2g, ये बैलेंस हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। अरे यार अगर ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। या मैं ऐसा बोल देता हूं कि T1 माइनस m1 प्लस m2g इज इक्वल टू 0, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन। बात तो वही है, जैसे मर्जी लिख लो इसको। तो टेंशन अगर आप निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 इंटू में g। m1 m2 की वैल्यू कितनी है, 10 और 50, तो 10 प्लस 50 इंटू में g को हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा 600 और साथ में क्या लगा दोगे, न्यूटन। तो इस तरह से आपने टेंशन निकाल दी, और डेफिनेटली जो T1 है वो T2 से ज़्यादा होगी। अगर मैं सेम फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए बनाता तो नीचे की तरफ क्या लगता, सिर्फ और सिर्फ M2G, ऊपर की तरफ क्या लगता, T2। स्ट्रिंग चेंज, और देखो डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है, डायरेक्शन अपोजिट लेनी है मास के, है ना। तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2G, यानी कि T2 इज इक्वल टू M2। M2 कितना है आपके पास, 50 इंटू में G यानी कि 10, ये कितना आएगा बेटा, 500 न्यूटन। ऑब्वियसली टेंशन 2 तो कम ही आनी थी। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में देखो FBD कैसे बनेगा। पहले तो इस बेसिक डायग्राम को देखो ध्यान से। ऊपर एक फिक्स रिजिड सरफेस है, एक रिजिड सरफेस यहां पर है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है, और मैंने एक ऐसे ब्लॉक को बांध रखा है यहां पर, और एक रस्सी यहां बांध रखी है। तो देखो, मेंशन ऑल द फोर्सेस। अभी जो मतलब डायग्राम में गिवन है आपको, ये M1 लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है ऊपर की तरफ T1, और यहां पर क्या लग रहा है T2, और ये एंगल क्या बन रहा है विद द वर्टिकल 30 डिग्री। अब देखो यहां पर मैं फोर्सेस कैसे बनाऊंगा। अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, जस्ट इमेजिनरी ज्योमेट्री के लिए, मैथमेटिक्स ताकि मैं थोड़ा अप्लाई कर सकूं। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बेटा ये क्या होगा, 30 या 60, अबे 30 डिग्री होगा। ये भी नहीं समझ आया, ये 30 डिग्री होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो, ये एंगल कितना होना चाहिए, 60, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90, तो ये कितना होगा, तब भी ट्रायंगल बना के समझ लो यार, अल्टरनेट है वैसे भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होना चाहिए, T1 cos 30 डिग्री, बिकॉज रिजल्टेंट ऑलवेज मेक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बोलोगे, इसको हॉरिजॉन्टली बोलोगे, क्योंकि कॉस का कंपोनेंट है। हो सकता है कि ऑब्जर्वर यहां से देख रहा हो उसको, उसके लिए तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना अब ये। तो डजंट मैटर कि भाई हॉरिजॉन्टल आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा, वो ऐसे भी मिल सकता है, डिपेंड करते कि आप किस एंगल से देख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को अगर मैं ऐसे रख दूं तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर वही पर्सन यहां पर आ जाए तो उसको क्या लगेगा, ये वाई एक्सिस है। डायमेंशंस डिपेंड करते हैं कि आप कहां से देख रहे हो। अब देखो जरा, ये यहां पर ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा इसके परपेंडिकुलर, T1 sin 30 डिग्री। अब देखो इस चीज को समझो कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके अंदर ना तो कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन है ना कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। T1 sin 60 को, मतलब T1 sin 30 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T2, यानी कि sin 30 डिग्री इक्वल्स टू T2 बाई T1 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस बॉडी के डाउनवर्ड क्या एक्ट कर होगा, इसका वेट, और वेट को यानी कि mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T1 cos 30 डिग्री। यानी कि अगर मैं T1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mg cos 30 डिग्री करना पड़ेगा। और क्या मुझे m की वैल्यू पता है, दिस इज बेसिकली m1। m1 का मतलब कितना है, 10 kg। तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू में g को भी अगर हम 10 ले ले, m इंटू जी, 10 इंटू 10, cos 30 कितना होता है, √3, और ऊपर 2 चला जाएगा इस तरह से। तो यानी कि ये आ जाएगा 200 अपॉन में √3 न्यूटन। क्लियर।
तो मैं बोल दूंगा कि ये आ गई T1 की वैल्यू। अगर T1 की वैल्यू आ गई यहां से तो वैल्यू प्लेस कर दो, पुट T1 हेयर इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट sin 30 1/2 इक्वल्स टू T2 अपॉन में 200 इंटू में √3 ऊपर, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 बाय में √3। या तो इसको मैं ऐसे कर लेता, अदरवाइज मेरे पास एक और ऑप्शन भी था, ये क्या आ जाता है यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू T2/T1, यानी कि T2 इज ऑलवेज T1/2। T1 का आधा हमेशा क्या होगा T2 होगा। तो ये भी इसको करने का एक तरीका था। सो बेसिकली दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। इसको खुद से ट्राई करो, कंसेप्ट यही लगाना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और M2 जो मास है डेट इज 50 kg, और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो रही है T1 और T2। कंपोनेंट्स लेकर सोल्व करना है, तो इसको ट्राई करो। देखते कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कौन करते हैं। क्या वो विधि आंसर करेगी, या वानी करेगी, या राहुल करेगा, हम चेकिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे।